हेलो व्यूअर्स, लैंडमार्क केसेस की सीरीज में आइए आज एक और केस की बात करते हैं। शाह बानो केस की बात करते हैं। शाह बानो केस, जो एक्चुअली मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 केस है, भारतीय कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस के अधिकार और देश के पर्सनल लॉज पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। ये केस भारत का एक ऐतिहासिक कानूनी केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को उनके पूर्व पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का अधिकार दिया था। तो चलिए सबसे पहले आपको इस केस से रिलेटेड सिनेरियो के बारे में बताते हैं। विवाह और तलाक समाज के अभिन्न अंग हैं, जो कानूनी रूप से दोनों पक्षों के लिए कई राइट्स यानी कि अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि दायित्वों से बंधे हुए होते हैं। ऐसा ही एक अधिकार मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का दावा करने का अधिकार है, जिसका दावा एक पति या पत्नी जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, सेपरेशन यानी कि अलगाव के दौरान या तलाक के बाद भी कर सकते हैं। ये अधिकार बेसिकली सोशल जस्टिस बनाए रखने के लिए लाया गया था। खास तौर पर अगर कोई पति या पत्नी आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर हो या बच्चों की कस्टडी उसके पास हो और वो अकेले उनका पालन पोषण करने में असमर्थ हो, तो सोशल जस्टिस कैसे बनाया जाए, ये मेंटेनेंस का कानून इसी पर्पस के लिए लाया गया था। हालांकि मुस्लिम लॉ में तलाक के बाद भरण पोषण की कोई अवधारणा नहीं है, जिसके कारण मुस्लिम और अन्य तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकारों में असमानता पैदा हो गई। तो शाह बानो बेगम केस इसी सिनेरियो में सामने आया। चलिए अब जानते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। इस केस में मोहम्मद अहमद खान, जो कि याचिकाकर्ता थे और पेशे से वकील थे, उन्होंने 1932 में शाह बानो बेगम से शादी की थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। आपको बता दें कि इस केस में शाह बानो बेगम डिफेंडेंट हैं। तो शाह बानो बेगम ने अपनी शादी को 43 इयर्स तक निभाया, लेकिन 1975 में शाह बानो बेगम जब 62 इयर्स की थी, तब उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और उनको छोड़ दिया और उनको बच्चों के साथ अपने घर से निकाल दिया। ऐसा उन्होंने बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन या चेतावनी के किया था। मोहम्मद अहमद खान ने अपनी पत्नी शाह बानो बेगम और उनके बच्चों के भरण पोषण या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं रखा था। तो अप्रैल 1978 में शाह बानो बेगम ने इंदौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में CRPC 1973 के सेक्शन 125 के तहत अपने पति के खिलाफ एक याचिका दायर की। याचिका में शाह बानो बेगम ने ये तर्क दिया कि उन्हें 200 रुपीज पर मंथ का भरण पोषण नहीं मिल रहा है, जो उन्हें उनके पति से मिलना चाहिए था। उन्होंने मजिस्ट्रेट से प्रार्थना की कि वो उनके पति को सेक्शन 125 के तहत उनको मिलने वाले भरण पोषण के भुगतान के लिए ऑर्डर दें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये 200 रुपए पर मंथ के भरण पोषण की राशि को बढ़ाकर 500 रुपए पर मंथ कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त उनके पति की एनुअल इनकम 60,000 रुपीज थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का कंसिडरेशन भी दिया जाए कि उनके 5 बच्चे उनके पास रहते थे और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी। इस याचिका के बाद शाह बानो बेगम के पति ने उन्हें 6 नवंबर 1978 को 3 तलाक देकर तलाक दे दिया और इसे अपने बचाव के तौर पर इस्तेमाल किया कि शाह बानो बेगम को मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता ना दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से तलाक के बाद पति पर गुजारा भत्ता देने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व नहीं होता है। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि उन्होंने ऑलरेडी शाह बानो बेगम को 2 साल का गुजारा भत्ता दे दिया था और इद्दत की अवधि के दौरान मेहर या मेहर के रूप में कोर्ट में 3000 रुपए भी जमा कर दिए थे। इद्दत बेसिकली मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम महिला के लिए उसकी शादी के डिसोल्यूशन के बाद का वेटिंग पीरियड होता है, चाहे ये शादी तलाक की वजह से खत्म हुई हो या पति की मृत्यु की वजह से। ये मुस्लिम महिला के लिए दोबारा शादी करने से पहले का एक वक्त होता है। अगस्त 1979 में मजिस्ट्रेट ने उनके पति को शाह बानो बेगम को 25 रुपीज पर मंथ देने का ऑर्डर दिया। 1980 में शाह बानो बेगम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिवीजन एप्लीकेशन दायर की, जिसके तहत ये कहा गया था कि उनको हर महीने मिलने वाली गुजारा भत्ते की राशि को बढ़ाया जाए। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और गुजारा भत्ता की राशि को 25 रुपीज से बढ़ाकर 179 रुपीज पर मंथ कर दिया गया। अब कोर्ट के इस निर्णय से दुखी होकर उनके पति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्होंने स्पेशल परमिशन पिटीशन जमा करके एक अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में 4 मुद्दों को उठाया गया। पहला, क्या CRPC की सेक्शन 125(1) के तहत पत्नी शब्द की परिभाषा में क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी हैं? दूसरा, क्या CRPC का सेक्शन 125 मुस्लिम पर्सनल लॉ को दरकिनार कर सकता है? तीसरा, क्या तलाक के बाद भी भरण पोषण के लिए पति के दायित्व के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ और CRPC के सेक्शन 125 के बीच में कोई टसल है या कह लीजिए संघर्ष है? और चौथा, क्या तलाक पर मेहर या मेहर का भुगतान पति को CRPC के सेक्शन 127(3)(b) के तहत
भरण पोषण का भुगतान के दायित्व से छूट दे सकता है? एक्चुअली सीआरपीसी का सेक्शन 125(1) उन लोगों को संबोधित करता है जो भरण पोषण का दावा करने के पात्र हैं, और इनमें शामिल है पत्नी अपने पति से, अपने पिता से वैध या नाबालिग बच्चे, अपने पिता से विकलांग बच्चे और पिता या माता को अपने बच्चे से। इस सेक्शन के हिसाब से भरण पोषण प्रदान करने की कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, जिस व्यक्ति को भरण पोषण देना है उस व्यक्ति के पास भरण पोषण देने के साधन होने चाहिए। नंबर 2, यदि व्यक्ति भरण पोषण देने से चूक जाता है तो, या फिर भरण पोषण देने के दायित्व से इनकार कर देता है तो ये इग्नोर या इनकार करने के बराबर है। नंबर 3, भरण पोषण का दावा करने वाला व्यक्ति खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए। और नंबर 4, भरण पोषण की राशि या रखरखाव की राशि लाइफस्टाइल या जीवन स्तर पर निर्भर करती है। तो ये थी मेंटेनेंस या भरण पोषण को प्रोवाइड करने की 4 शर्तें। आइए अब जानते हैं कि दोनों पार्टीज यानी कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आए। याचिकाकर्ता यानी कि शाह बानो बेगम के पति की तरफ से ये तर्क आया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इद्दत अवधि के बाद पूर्व पत्नी को भरण पोषण देने की कोई व्यवस्था नहीं होती। ये तलाक के बाद सिर्फ 3 महीने तक चलती है, उसके बाद मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का कोई प्रोविजन होता ही नहीं है, और इसीलिए उन्हें अपनी पूर्व पत्नी शाह बानो बेगम को भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली तब जब वो सेपरेशन के बाद 2 साल तक हर महीने 200 रुपए का भुगतान करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि उन्होंने इद्दत की अवधि के दौरान मेहर की राशि को कोर्ट में ऑलरेडी जमा कर दिया था, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के रिप्लेसमेंट की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए। ये तर्क दिया गया कि सिविल कोर्ट्स के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। और उन्होंने एक बात और भी बोली, वो ये कि कुरान की किताब में इद्दत अवधि के बाद मेहर को छोड़कर किसी भी प्रकार के भरण पोषण को देने का आदेश नहीं दिया गया है, जिसे उन्होंने कोर्ट में पहले ही जमा कर दिया था। याचिकाकर्ता यानी कि शाह बानो के पति ने ये भी दावा किया कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 विरोधाभासी प्रकृति का है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का है, क्योंकि इसमें तलाक के बाद भी माता पिता, बच्चों और पत्नियों के लिए भरण पोषण की बात कही गई है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है। अब जानते हैं कि दूसरी पार्टी जो कि शाह बानो बेगम यानी कि डिफेंडेंट है, उनकी तरफ से क्या आर्गुमेंट्स आए। डिफेंडेंट शाह बानो बेगम की दलीलें मेनली इस तर्क पर केंद्रित थी कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 मुस्लिम पर्सनल लॉ के विपरीत नहीं है, चूँकि मुस्लिम कानून इद्दत की अवधि के बाद भी तलाकशुदा पत्नियों को मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता देने पर रोक नहीं लगाता, इसलिए दोनों कानूनों की हार्मोनियस एनालिसिस की जा सकती है। उन्होंने ये कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के बीच सामंजस्यपूर्ण व्याख्या से तलाक से गुजर रही मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित हो सकते हैं, जबकि वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली अपने पति पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मेहर भरण पोषण से बिल्कुल अलग पहलू है और इसलिए इसका इस्तेमाल याचिकाकर्ता के भरण पोषण देने के दायित्व को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कि वो भी 60 के दशक की शुरुआत में हैं और उनके 5 बच्चों की कस्टडी उनके पास है, उनको मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण दिए जाने की आवश्यकता को उजागर करती है। तो ये थे दोनों पार्टीज के बीच के तर्क और वितर्क। और अब जान लेते हैं इस केस के जजमेंट के बारे में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से आया जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट बना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट जो कि शाह बानो बेगम थी, उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उनके पति की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 सभी नागरिकों पर, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, लागू होता है और इसीलिए सीआरपीसी का सेक्शन 125(3) बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम्स पर भी लागू होता है। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि दोनों के बीच कोई विरोधाभास है तो सेक्शन 125 पर्सनल लॉ को दरकिनार कर देता है। ये स्पष्ट करता है कि तलाकशुदा पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसको भरण पोषण देने के मुस्लिम पति के दायित्व के संबंध में सेक्शन 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रोविजंस के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत स्थापित कानून के नियम के बावजूद ये सच है कि मुस्लिम कानून में इद्दत की अवधि के बाद तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण का कोई प्रोविजन नहीं है। हालांकि अगर पत्नी फाइनेंशियली अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो मुस्लिम पति का ये दायित्व है कि वो इद्दत अवधि के बाद भी अपनी तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण करे। कोर्ट ने आगे कहा कि मुस्लिम कानून के अनुसार
ये नियम गलत और मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ तलाकशुदा पत्नी अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी। तलाक के समय पति द्वारा मेहर का भुगतान उसको पत्नी को भरण पोषण देने के दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत ही लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि तलाकशुदा पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है तो पति का कानूनी दायित्व खत्म हो जाएगा। हालांकि यदि पत्नी इद्दत अवधि के बाद भी अपना भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं है तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण या गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। आइए अब करते हैं कोर्ट के इस जजमेंट का एनालिसिस। शाहबानो केस को भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए खासकर तलाक और भरण पोषण कानूनों के संदर्भ में एक आधारशिला माना गया है। हालांकि ये मामला इद्दत की अवधि के बाद भी मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण पाने के अधिकार से कहीं ज्यादा जुड़ा है, लेकिन इसने ये बात भी उजागर की कि तलाक उल बिद्दत या 3 तलाक, जिसे तलाक का एक पापपूर्ण रूप माना जाता है, मुस्लिम महिलाओं को उनके भरण पोषण पाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ये मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता को भी दर्शाता है, जो उन सभी नागरिक कानूनों में एक रूपता ला सके जो वर्तमान में धार्मिक रीति रिवाजों और उन पर आधारित पर्सनल लॉस के कारण अलग थलग हैं। इस अलगाव ने अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच असमानता पैदा कर दी, खास तौर से महिलाओं के लिए, जिनके साथ आज भी गहरी जड़ें जमाए बैठी पैट्रियार्कल बिलीफ्स यानी के पितृसत्तात्मक मान्यताओं के कारण सबसे ज्यादा भेदभाव होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉज में सुधार की आवश्यकता पर जोर देने को जनता ने अच्छे से स्वीकार नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर मुस्लिम कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या कड़ी आलोचना के साथ साथ भारी विरोध और कम्युनल टेंशन भी हुई। अधिकांश लोगों की तरफ से यही क्रिटिसिज्म आया कि ये फैसला मुस्लिम पुरुषों के साथ भेदभाव करता है और उन्हें कुरान और अपने धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से रोकता है। दूसरी तरफ से ये तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस को पति पत्नी के धर्म की परवाह किए बिना भरण पोषण के लिए दायर की गई किसी भी अन्य याचिका की तरह ही कंसिडर किया गया। ये फैसला अपने आप में काफी धर्मनिरपेक्ष फैसला था, क्योंकि सेक्शन 125 सीआरपीसी का एक हिस्सा है, ना कि सिविल या किसी पर्सनल लॉ का। इससे मेंटेनेंस लॉज यानी कि भरण पोषण कानूनों में एक रूपता की एक मिसाल कायम करने में मदद मिली, जो खासकर उन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जो शादी के बाद करियर वाइज स्टेबल न होने की वजह से अक्सर अपने पति पर निर्भर रहती हैं। साल 2023 में आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने सीआरपीसी 1973 का स्थान लिया है, उसमें भी मेंटेनेंस से रिलेटेड आदेशों और उनके एप्लीकेशन के लिए भी एक पूरा चैप्टर इंक्लूड किया गया है। और अंत में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तलाकशुदा महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए पहला कदम उठाते हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, इस फैसले ने जुडिशरी हिस्ट्री में एक मिसाल के रूप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। शाहबानो केस को आज भी एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में माना जाता है, जो भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आधारशिला है, क्योंकि इस केस ने नागरिक कानून के संदर्भ में विभिन्न धर्मों की महिलाओं के अधिकारों में समानता को उजागर किया। ये केस इंडियन लीगल सिस्टम के इतिहास में एक ऐसा लैंडमार्क केस बन गया जिसे हर लॉ स्टूडेंट और लीगल प्रोफेशनल तो जानता ही है, साथ ही साथ हर वो नागरिक जानता है जो भारतीय महिलाओं जो किसी भी धर्म की हो उनके अधिकारों में रुचि रखता है। आई होप आपको ये केस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर सवाल का जवाब दे सकूं और आपकी नॉलेज के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ावा दे सकूं। ऐसे और लैंडमार्क केसेस हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे मेरे चैनल पे नॉलेज विद चैट्स।